केमिकल बॉन्डिंग। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो केमिकल बॉन्डिंग है। बहुत अच्छा चैप्टर है, सारा ट्रिक से भरा हुआ चैप्टर है ये आपके पास। केमिकल बॉन्डिंग, अब आपको पता है कि जब भी दो चार्जेस होते हैं ये दूर दूर पड़े हों तो इनके दरमियान को फोर्स नहीं होती, ठीक है। तो चले मक्खन कम लगाएं। अच्छा सर शायद इस वजह से आप थोड़ा करवा दें। नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप लोग, क्योंकि ये तारीफें तो फिर अल्लाह ताला की जात की देन होती है, तारीफ अल्लाह ताला की जात की है, हम लोग कुछ भी नहीं, ठीक है। जब ये दूर होते हैं एक दूसरे से Q1 और Q2 चार्ज, तो इनका डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे करीब आते हैं, जैसे जैसे करीब आते हैं तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और जब भी ये करीब आते हैं तो ये कुछ एनर्जी क्या करते हैं, लॉस करके आते हैं, और वो एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जो वो लॉस करके आते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड की बेसिकली डेफिनेशन थी। अब कायनात की कोई भी चीज जो होती है वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है, क्या करना चाहती है, स्टेबिलिटी को गेन। हर चीज जो है वो कायनात में वो चाहती है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। आप लोग किसी पहाड़ पर चले जाएं, हम लोग किसी पहाड़ पर चले जाएं, तो क्या हम वहां पे स्टेबल होंगे, हमें खदशा होगा कि हम नीचे ना गिर जाएं, ऐसा है या नहीं है। जी सर। तो पहाड़ की चोटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ऐसा होता है या नहीं है। जी। तो जब आप नीचे आते हैं, जब जमीन पर आ जाते हैं, तब आपकी एनर्जी क्या होती है, जीरो हो जाती। तो अब आप स्टेबल हो गए, मतलब हर चीज अपनी कम एनर्जी पे रहना चाहती है, ज्यादा एनर्जी पे कोई चीज। कायनात थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ भी क्या कहता है कि अगर किसी चीज की ज्यादा एनर्जी है तो उससे हीट क्या करना शुरू कर देगी, फ्लो करना। तो वो चीज भी अपने एनर्जी को क्या करेगी, कम करेगी। तो कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं है जी जो अपनी हाई एनर्जी में रहे, ठीक है। जी। तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट था, स्टेबिलिटी का। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, ठीक है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके पास मेटल आयन और नॉन मेटल आयन के दरमियान, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ये मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान मोस्टली, ये नहीं कहता 100% ऐसा ही होगा, मोस्टली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये बनता है लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, कैटायन की क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी लो। आपको पता है जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए, हाई क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए किसकी, एनाइन की, ठीक है। जब कैटाइन और एनाइन बनते हैं तो एक लेटेस्ट फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, लेटेस्ट फॉर्म होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जी कैटाइन और एनाइन के दरमियान में। आयनिक बाण, आपको आयनिक बाण की एग्जांपल पता है, मैं से आपका टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा, ठीक है। जो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है वो लेटेस्ट एनर्जी है। इसमें लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा, हालांकि ये टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन मैंने आपको बचा के रखा हुआ था कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनता है, किससे, गैसियस केटाइन और गैसियस एनाइन से। किससे बनता है, गैसियस केटाइन, मतलब कि Na गैस ले लिया जाए और क्लोरीन गैस ले लिया जाए, सोडियम पॉजिटिव और सोडियम गैस, ये एक मोल है, ये भी एक मोल। तो एक मोल जब आयनिक सॉलिड कंपाउंड बनेगा और उसमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी जी, रिलीज होगी।
जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, लेटेस्ट एनर्जी होगी एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने में। समझ आई सबको? जी। या दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ, एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को, आयनिक सॉलिड सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूट गैसियस साइंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। हाँ जी। जी सर। तो दो डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। देखिए बहुत स्मूथ चैप्टर है, आप फिंगर टिप्स पे इसे रट सकते हैं। रट क्यों सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल समझ सकते हैं। ठीक है, जी। एक बात याद रखें, आयनिक करैक्टर ज्यादा उसका होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ आई बात या नहीं आई? आप एग्जांपल से समझते हैं। आपसे पूछो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, किसका आयनिक करैक्टर ज्यादा है जी, बताएं। सीजियम फ्लोराइड का सर। हाँ जी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको बताया किसके डायरेक्टली होता है, आयनिक के। अब दूसरे लफ्जों में मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाईएस्ट है। और सीजियम की सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लोएस्ट है। ऐसे है या नहीं है? तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड क्या होगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, यानी आयनिक सर, हाँ जी। सर मोस्टली एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे भी हैं जिनकी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, वो क्या वजह है? वो है आपके पास नोबल गैसेस। नोबल गैसेस किसी को खींचती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं जी। सर नोबल गैसेस के अलावा ऐसे एलिमेंट्स आई कौन से थिंक हैं? सीजियम की भी है। सीजियम की जीरो, अच्छा वो मेटल की जीरो ही होती, काउंट की जाती है। मेटल इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गेनिंग। समझ आ रही बात की? मेटल की भी जीरो आप अच्छा। कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव ओके। चार्ज पसंद करते हैं ये। तो ये लेटेस्ट एनर्जी थी। एक बात याद रख ले, जितना बड़ा साइज होगा कैटाइन का, जितना बड़ा साइज होगा लार्ज कैटाइन, उसकी लेसर क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जी लेटेस्ट एनर्जी क्या चीज होती है। अब एक बात याद रख ले, लेटेस्ट एनर्जी जो डायरेक्टली होती चार्ज के और इनवर्सली किसके होती है, साइज के। अब मुझे एक बात बताएं, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा या कम? हाँ जी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो जिसकी जी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा आपके पास। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। तो अब मुझे बताएं कि इनमें से जी कौन सा कंपाउंड जो है उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है। हाँ जी, बताएं। हाँ जी बताएं, कुछ जल्दी करें आप लोग की जल्दी जान छूटेगी फिर इससे। फर्स्ट वन, और लगा दें कुछ सेकंड, कह दे थर्ड थर्ड सर वन। मुझे तो कंपाउंड से हो रहा है। थर्ड हाँ जी थर्ड है। लेटेस्ट एनर्जी मैंने आपको बताया चार्ज टू साइज रेशो, फिर भी आप फर्स्ट वन कह रहे हैं। तो चार्ज किसका ज्यादा है जी, एल्यूमिनियम का ना होगा? हाँ जी, अब मैं ओके सर। इसकी रीजन भी बताता हूँ। चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, साइज, हालांकि एल्यूमिनियम का क्या है, साइज कम है ना, सोडियम का साइज बड़ा है, एल्यूमिनियम का बड़ा है? सोडियम का ज्यादा होगा सर। हाँ जी, तो साइज की निस्बत से भी ये इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब लेटेस्ट एनर्जी की समझ आ गई है। अब आपसे पूछूं कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ जी, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताएं। जल्दी जल्दी बताते जाएं, आप लोगों के लिए आसानी है।
हाँ जी, विच वन इज मोर स्टेबल? सोच में पड़ गए हैं। सर NaF सोडियम फ्लोराइड। हाँ जी, सोडियम फ्लोराइड है, क्योंकि Na तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन का साइज क्या है, कम है, साइज कम होगा ये इसका। लेस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए लेटेस्ट एनर्जी के रिगार्डिंग तो आप कर लेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? हमने आयनिक कंपाउंड पढ़े। आयनिक कंपाउंड जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने या गेन करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इसे हम क्या कहेंगे जी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं इसकी ग्रुप तरतीब। ग्रुप 1 की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है जी, बताएं? 1। क्योंकि ये पॉजिटिव 1। एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोवैलेंसी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, याद रख लें। ठीक है, +1। हाँ जी, ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, सेकंड की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसकी क्या होगी? 2। 2 होगी। अब एल्युमिनियम, गैलियम की बात करते हैं, या मेटल की बात कर रहे हैं मोस्टली। हाँ जी, 3। 3। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। ग्रुप 4 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो हम नहीं शो करवाते, क्योंकि वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आयनिक के लिए। ठीक है, तो हाँ जी, जो हमारे पास ग्रुप ग्रुप 4 का बता दो। ग्रुप 4 जो है वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए होती है। ग्रुप 5 की बात करते हैं। ग्रुप 5 की कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी जी? ना पुकार उसे। हाँ जी, इसकी कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, कोई बताएगा? सर वो तो गेन करेगा। हाँ, तो 3। गेन करेगा तो 3 होगी, बता दें बस। ठीक है, 3 है, तो इसमें कोई सर ग्रुप नंबर 4 है जो, बता तो दिया, वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती। कोवलेंट कंपाउंड की इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं होती, वो शेयरिंग करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक की होती है। ठीक है, सर वो इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करते ना, गेन करते हैं। हाँ जी, तो आयनिक की हम बात कर रहे हैं ना, तो फिर उनकी उसमें वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे हो गई? हम्म, तो कोवलेंट हुए ना, वो लूज नहीं करते ना गेन करते, शेयर करते, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो वो कोवलेंट की टर्म में आ गए, हम बात कर रहे हैं आयनिक की। ठीक है, ओके। तो अब ग्रुप 6 ऑक्सीजन, सल्फर, इसकी कितनी होगी जी इलेक्ट्रोवैलेंसी? इसकी 2 होगी, क्योंकि छठे से तो 2 होगी सर। इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, जी 7 की क्या होगी? 1। 1 होगी। ठीक है, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप इसे तैयार कर लें। ठीक है, आसान है। जी सर। अब हम बात सर करते, हाँ जी, नोबल की 0 होगी। हाँ जी, नोबल की 0 होगी। अब सोलबिलिटी की बात कर लेते थोड़ी सी। आपको पता है लाइक डिसॉल्व, लाइक खरबूजे जी को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, दूसरे लफ्जों में। जी सर। तो जो देखता है ना कि मेरा भाई आ रहा है, आयनिक कंपाउंड आयनिक को देखकर जल्दी क्या कर लेता है? सोलबल। पोलर पोलर को देखकर सोलबल हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम इसमें हाइड्रेशन एनर्जी की। सोलबिलिटी का आपको पता है कि द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ सोल्यूट विद सॉल्वेंट, कि सोल्यूट पार्टिकल को कौन सराउंड कर लें जी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब हाइड्रेशन की बात करते हैं हम। हाइड्रेशन होता है द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ सोल्यूट बाय वाटर एज अ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट के पार्टिकल को कौन सराउंड कर लें? वाटर के मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर आपके पास है जी Na पॉजिटिव, मैंने ऐड कर दिया वाटर में, तो इसको जो वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो सराउंड कर लेंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा, पॉजिटिव दरमियान में, फिर नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से ये से सराउंड कर लेंगे। तो सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी, सराउंडिंग ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स बाय
वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वो क्या होगी, हाइड्रेशन होगी। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं? हाँ जी बताएं। क्लियर है सर। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी ये भी देखते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, आपको एक बात पता है कि NaCl जो होता है आयनिक कंपाउंड है, Na पॉजिटिव और नेगेटिव है जी, तो इनके दरमियान फोर्स है। तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक कंडक्टर्स, मैंने बताया था वाटर जो होता है इनके दरमियान की फोर्स 80 टाइम्स क्या कर देता है, डिक्रीज। तो डिक्रीज करता है। आपको पता है इनकी फोर्स वीक होगी, तो वाटर और Na की फोर्स क्या हो जाएगी फिर, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। जब भी फोर्स डेवलप होती तो कुछ एनर्जी रिलीज होती या नहीं होती? सर होती है। तो जब भी वाटर के मॉलिक्यूल आयंस को सराउंड करते तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। आसान नहीं है चीजें, ये मुझे लग रही बहुत है। सर आसान है, हाँ जी बच्चों वाली। बच्चों वाली है, ठीक है। केमिस्ट्री इन्हें बच्चों वाली लग रही है, देखें। सर ऐसा सोच के पढ़े तो फिर ज्यादा सही रहता है। चले, अच्छा एक बात याद रख लें, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, कंपाउंड फॉर्मेशन के आयंस आपस में जुड़ेंगे, यही होगी ना लेटेस्ट एनर्जी जी। जी सर। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहती है, वो वाटर के साथ कि बॉन्डिंग करेंगे। ब्रेक होंगे, कंपाउंड ब्रेक होगा, यही कहती है हाइड्रेशन एनर्जी। तो जी। सोलबिलिटी का रूल याद रख लें, जब भी हाइड्रेशन एनर्जी किसी सब्सटेंस की ज्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी से, तो वो कंपाउंड क्या होगा, सोलबल होगा। समझ आई बात या नहीं आई? जी। जब भी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उसका आयन बनने की कैपेसिटी कम है, तो कंपाउंड क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। सबको समझ आ गई इस बात की? जी। सर काइंडली रिपीट कीजिएगा ये पॉइंट। हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो मतलब वाटर के मॉलिक्यूल आयंस को क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सोलबल हो जाएगा। अगर लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है तो मतलब वो आयंस में ब्रेक ही नहीं होगा, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, एक मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो। हाँ जी। जी सर। तो आपको एक बात बता दूं, मजे की बात, हाइड्रेशन एनर्जी भी डायरेक्टली होती है चार्ज टू साइज रेशो, जी सर। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड, हाँ जी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बताएं जी। लिथियम फ्लोराइड की ज्यादा होगी सर। लिथियम जिसका फ्लोराइड साइज की, जी सर। क्योंकि क्लोरीन साइज का कम साइज है, ठीक छोटा है। है। जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी तभी कंसीडर की जाती जब आपके पास सॉल्वेंट कौन हो, वाटर। हाइड्रा का मतलब ही वाटर होता है, ठीक है। अब जी। इसके फैक्टर देखते हैं हम, इसके फैक्टर आपको बता दिए, चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, साइज होता है। सर। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बड़े मजे की एप्लीकेशन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये बहुत आला एग्जांपल है, बहुत ही आला। हाइड्रेटेड आयन, अब मुझे बताएं किसका साइज ज्यादा है, लिथियम का, लिथियम पॉजिटिव का, सोडियम पॉजिटिव का, पोटाशियम पॉजिटिव का, हाँ जी एक्वस, हाँ जी बताएं। पोटाशियम पॉजिटिव का। गलत हो गया। क्यों? एक बात याद रख लें कि ये जो आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड कर रहे होते हैं ना किसी भी एटम की, वो गैसियस में ले रहे होते हैं, किस में ले रहे होते हैं, गैसियस में। और जब भी साइज की बात कर रहे होते हैं जी। तो वो एक्वस के बगैर कर रहे होते हैं। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अच्छा। रिपीट कर। जब भी साइज की बात करते हैं तब आप एक्वस सोल्यूशन नहीं ले रहे होते, तब समझ आ रही, जैसे आप कहते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनका साइज पोटाशियम का ज्यादा है, ठीक है। जी। लेकिन जब आप किसी सोल्यूट को गैस में आप वाटर में लेते हैं किसी आयन को, तब क्या होता है, अब समझिएगा बात को, बहुत आला पॉइंट है, साइज ऑफ हाइड्रेट आयन। अब मुझे बताएं लिथियम का जो चार्ज है वो ज्यादा है या सोडियम का चार्ज ज्यादा है या पोटाशियम का ज्यादा है?
हाँ जी सेम है सर। सेम है। सर जी चार्ज सेम ही है। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? हाँ जी सर लिथियम की ज्यादा होगी। तो चार्ज फिर किसका ज्यादा है? लिथियम। लिथियम का नहीं। ज्यादा होगा। हाँ जी लिथियम का नहीं क्यों? सर लेकिन Direct पेरेंट proportion है। तो सबका +1 ही है। अब बात को दोबारा से सबका चार्ज +1 है, लेकिन हमने देखना कि ये +1, गौर से समझिएगा मेरी बात, बड़ी आला चीज बताने जा रहा हूं और ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा ऐसे। देखें अब ये लिथियम है, ये आपके पास लिथियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव है, ये आपके पास पोटाशियम पॉजिटिव है। अब मुझे बताएं लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रहा है? लिथियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रह गए हैं। तो 2 रह गए हैं। तो ये जी। चार्ज कितने पर डिवाइड है? 2 पे। जी सर समझ आ गई, क्लियर हो नहीं गया। अब नहीं, अब पूरी पूरी बात सुने। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो हम बैठे ही यहाँ पे इसलिए। जी सर। सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये डिवाइड है बताएं? सोडियम 11 होता है 10 पे, जी और ये पोटाशियम के 17 रह जाएंगे। 17 होता है, 18 होता है ना पोटाशियम का। चले जो भी, मुझे एग्जैक्टली इनके मुझे रट्टे वाली चीजें याद ही नहीं रहती, बाय द वे इनका एटॉमिक मास मुझे पता ही नहीं। ठीक है अब मुझे बताएं इसका एक चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर डिवाइड है? हाँ जी, और इसका एक चार्ज सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पे है। जी अब समझ आई किसी को या नहीं आई? अब भी आ गई सर। बताएं। जी सर, जी समझ आ गया सर। ठीक है तो बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताएं कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा, इस पे चार्ज ज्यादा सराउंड कर रहा है, तो मतलब जिसके पास ज्यादा चार्ज सराउंड कर रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल उससे ज्यादा अटैच करेंगे या कम करेंगे? हाँ जी ज्यादा। तो ज्यादा इसलिए साइज लिथियम का बड़ा हो जाता है एक्वस में, क्योंकि उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच कर जाते हैं। जी सर। हाँ जी सबको समझ आ गई या नहीं आई? यस सर। तो जब भी एक्वस की बात करते हैं आप, तो आप कहते हैं कि जी लिथियम का हाईएस्ट साइज है, सीजियम का कम होगा। जी हाइड्रेशन एनर्जी की पहली एप्लीकेशन पढ़ ली। अब बताएं किसी को समझ ना आई हो तो। आ गई सर। तो अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जी, मोबिलिटी। हाँ ये बड़ी मजे की है। अच्छा ये पेपर में ये तरह इस तरह क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। मैं पेपर बनाऊं तो मैं सारा टॉपिक ही केमिकल बॉन्डिंग से उठा दूं, चैप्टर ही पूरा। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। अब मुझे बताएं किसकी ज्यादा मोबिलिटी होगी? लिथियम की, पोटाशियम की, सीजियम की, रुबिडियम की? जी साइज जितना कम उतनी मोबिलिटी नहीं ज्यादा मुझे होगी ये ना। नहीं बताना साइज कम नहीं, मुझे ये बताएं कि किसकी? लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की? जी लिथियम। पोटाशियम। हाँ जी लिथियम। पोटाशियम। लिथियम की। वेल डन। सर पोटाशियम की। हाँ जी पोटाशियम, आप तो ठीक बता रही हैं। मैंने जी। अभी बताकर गया हूँ लिथियम का साइज सबसे ज्यादा ज्यादा होता है एक्वस में, तो उसकी मोबिलिटी कम ना होगी? जिसका साइज ज्यादा उसकी मोबिलिटी क्या होगी? जी ठीक है सर, समझ आ गया। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी सर। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी भी सेम ही है। कंडक्टिविटी साइज इन एक्वस सॉल्यूशन की इनवर्सली है, जिसका साइज बड़ा उसकी कंडक्टिविटी कम। ठीक है अब मुझे एक बात बताएं कि हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, फ्लोराइड की या सोडियम पॉजिटिव की? जी बताएं। अब आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। सर बताते हैं, 2 मिनट रुके, आप सोच लेने में। नहीं 2 मिनट बहुत ज्यादा है, पेपर में इतना नहीं टाइम नहीं। राबिया आप बताएं, राबिया मौजूद है इधर? सर क्वेश्चन रिपीट करना। किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है? राबिया, जी सर। इकरा, हमीद आप बताएं। सोडियम की। सोडियम की ज्यादा है। इकरा आप बताएं।
सोडियम की। सोडियम की। सोडियम की क्यों ज्यादा है जी? सर उस पे चार्ज ज्यादा प्लस है। अच्छा, अब गौर से समझ लें। बस हमने रट्टा लगाना होता है, तो पहले रट्टा लगाते समझ के। ठीक है, अब देखें फ्लोरीन को कितने हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं? हाँ जी, बताएं। 2। और सोडियम को कितना सिर्फ एक ऑक्सीजन सराउंड कर रहा है? तो इंट्रैक्शन किस में ज्यादा है? बताएं। फ्लोरीन के केस में ज्यादा है, सोडियम के केस में ज्यादा है? फ्लोरीन के केस में। तो अब समझ आई, इसकी फ्लोराइड आयन की ज्यादा होती है। अब बात करते फाजन रूल, आज का लास्ट टॉपिक। बस फाजन रूल समझ लें तो आप पूरी केमिस्ट्री समझ लेंगे, इतना इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। फाजन रूल क्या कहता है कि हर कोवलेंट हर आयनिक बांड जो होता है उसमें कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। कोई बांड भी 100% आयनिक नहीं होता। क्या? कोई बांड 100% आयनिक नहीं है जी। कोई भी बंदा 100% ठीक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खामी है। फाजन रूल यही कहता है, कहता है 100% आयनिक ही नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? कोवलेंट होगा। फाजन रूल बताता है कोवलेंट नेचर। ये सारा जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये बीएससी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जी सर। एफएससी में नहीं है ये चीजें। और मोस्ट मुझे बुक जो इतनी अच्छी लगती है मैं आपको बता नहीं सकता, सत्या प्रकाश की बुक इनऑर्गेनिक की, वो मिली तो मैं आपको सेंड करूंगा। तो कोवलेंट नेचर को फाजन रूल बताता है कि लेट्स सपोज मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें कितने % कोवलेंट है, इसको कौन बताएगा? फाजन रूल। ठीक है, अब कैसे कोवलेंट होता है तो देखते हैं। अब जो कैटाइन स्मॉल होता है ना, अब इसके पास चार्ज ज्यादा होता है ये कम होता है कैटाइन स्मॉल के पास? हाँ जी, इफेक्टिव चार्ज कैटाइन स्मॉल के पास ज्यादा होता है कम होता है? ज्यादा होता है। हाँ जी, ठीक है। अब आपको पता है नेगेटिव तो ये बन गया, लेट्स सपोज ये क्लोराइड नेगेटिव है और ये सोडियम पॉजिटिव है। अब आपको एक बात पता है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, लेकिन उसके पास चार्ज बहुत ज्यादा आ गया है। ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है। तो चार्ज ज्यादा आने की वजह से वो क्या करेगा? पोलैरिटी प्रोड्यूस करेगा। कैसे? वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि साइज भी एक तो बहुत छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से चार्ज मोर इंक्रीज कर गया। तो इसकी शेप एनाइन की क्या हो जाएगी? डिस्टोर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कैसे? इसकी बेज़वी शेप इस तरह से चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। ये जो सर्कल था, स्फेयर था, ये किस में चला गया? चेंज हो गया। तो मतलब इसमें इतनी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई। समझ आई बात या नहीं आई? जी। तो इसका मतलब जब भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है तो क्या डेवलप होता है? शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? कोवलेंट नेचर। हाँ जी, तो फाजन रूल समझ आया या नहीं आया, बताएं। जी सर, आ गया। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट नेचर को बताता है। अब देखते पोलराइजिंग पावर क्या होती है। जब भी बात करेंगे पोलराइजिंग पावर की, पोलराइजिंग पीपी की बात करूंगा, पोलराइजिंग पावर की, तब लफ्ज आएगा कैटाइन। क्या आएगा? भी मैं कैटाइन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कैटाइन ने पोलराइज किया ना एनाइन को। हाँ जी, जी। पावर ऑफ सर। कैटाइन टू डिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, यानी कैटाइन की वो पावर जिससे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उसे क्या कहेंगे? पोलराइजिंग पावर। हाँ जी, जी सर। ठीक है। अब बात करते पोलराइजेशन। क्या? जब भी पोलराइजेशन की बात करूंगा तब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एनाइन एनाइंस की। की। एनाइन की। तो एनाइन का मतलब पोलराइजेशन किसकी होती है? कैटाइन की होती है, एनाइन की होती है? बताएं। हाँ जी, किसकी हो रही पोलराइजेशन? चार एनाइन। एनाइन की हो रही है ना, क्योंकि एनाइन का जी सर। साइज खराब हो रहा है।
तो पोलराइज पोल्स किसके बन रहे हैं, एनाइन का ये पोल बना है ना ये वाला, तो पोलराइजेशन क्या होगी, deformation of a like electronic cloud of anion by cation is known as polarization। क्लियर है सबको? जी तो ये हमारा फाजन रूल था बेसिकली। अब एक बात याद रख लें, फाजन रूल क्या कहता है, ये कहता है ये भी पोलराइजिंग पावर जो कैटाइन की होती है ये आपके पास डायरेक्टली होती चार्ज ओवर साइज, वही बात आ जाती, ठीक है। फाजन रूल क्या कहता है, ये कहता है आपके पास स्मॉल कैटाइन होना चाहिए और लार्ज क्या होना चाहिए, एनाइन होना चाहिए, तब वो बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट होगा। क्या होगा, ज्यादा कोवलेंट होगा। समझ आई बात या नहीं आई? क्योंकि स्मॉल के पास चार्ज क्या होगा, ज्यादा, और लार्ज के पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा क्या शो करवाएगा, डिफॉर्मेशन। समझ आई बात या नहीं आई? क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स इस पे कम होगी तो वो ज्यादा दूर फैले होंगे और इजीली अट्रैक्ट हो जाएंगे कैटाइन से। हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो तो बताएं। एक ट्रिक बता दी मैंने आपको कि स्मॉल कैटाइन होना चाहिए और लार्ज एनाइन। अब मुझे एक बात बताएं, इनमें से कौन ज्यादा कोवलेंट नेचर रखता है, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव? बताएं, जल्दी बताएं। हाँ जी, किसकी ज्यादा नेचर है? लिथियम पॉजिटिव। लिथियम लिथियम पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब आप मुझे बताएं जी, इसमें किसकी ज्यादा, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है जी? हाँ जी बताएं, बताएं। N3-। हाँ जी N3, क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, ठीक है। चार्ज भी ज्यादा है और उसका साइज भी ज्यादा है। साइज ज्यादा है या नहीं है एनाइन का? तो मैंने आपको जी बताया एनाइन का साइज ज्यादा होगा तो वो इतना ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन शो करवाएगा, ठीक है। अब बताएं NO2 और NO3, हाँ जी अब बताएं जी किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी? बताएं। नेगेटिव। छोड़ें, आपको समझ नहीं आएगी। कैट एना, इसमें कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है नाइट्रोजन की यहाँ पे जी? कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की यहाँ पे? और बताते हैं। +4 होगी। तो यहाँ पे कितनी है, +6 होगी। 6। तो मतलब जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उस पे ज्यादा चार्ज, तो ये वाला ज्यादा पोलराइज होगा। समझ आई बात या नहीं आई? क्योंकि कैटाइन के ऊपर इसका ज्यादा चार्ज है, तो मतलब कैटाइन इसका क्या है, बहुत कम है, साइज बहुत कम है कैटाइन का। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं है? हाँ क्लियर जी, है। जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। आपको एक बात पता है, जब भी कोवलेंट करैक्टर डेवलप होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज हो जाते हैं। सोलबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी पोलर में, फिर डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो इसकी एप्लीकेशन है। तो अब आपसे पूछा जाए SnCl2 और SnCl4, इनमें से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बताएं जी, सोच में पड़ गए। SnCl4 का। SnCl2 का, इसकी ऑक्सीडेशन ठीक है। स्टेट कितनी है SnCl2 की? ठीक है। +2 है। इसकी कितनी है, +4 है। तो मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और अगर आपसे पूछूं कोवलेंट करैक्टर किसका ज्यादा है जी, बताएं। SnCl4। हाँ जी Cl4 का है। और सोलबिलिटी किसकी ज्यादा है? SnCl2। ये फाजन रूल था। हाँ जी, इसी के साथ आपके मेजबान क्या नाम लेते, यासर शामी को इजाजत दीजिए। बताएं कोई क्वेश्चन जो चीज समझ ना आई हो।